नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके होते हैं और जवाब भी इसी मंच पर आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है। अब जो पुराने लोग कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, मैं ऐसे उदाहरणों पे तो नहीं जाऊंगी, ऐसे मुहावरों पे भी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकली होते हुए इतना ज़रूर कहूँगी कि सुनील जी के पास जो आपकी गुड लक रिपोर्ट्स होती हैं, या उनके पास रिसर्च वर्क होता है, या उनका ट्रैवल होता है, या उनका अपना कुछ पर्सनल काम होता है, इन सब को मिला के जो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है आपको देने की कोशिश करते हैं, माइंड में उनके आप ही चल रहे होते हैं कि आपके सवालात थे, आपको सही करना है, आपको ठीक करना है, दिक्कतों को दूर करना है, जैसे किसी की ज़िंदगी का ये लक्ष्य ही बन गया हो। तो ऐसे में आज का जो ये टॉपिक है, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही डिज़ाइन किया गया है जी। और इतना ज़रूर कह देती हूँ कि चीज़ें जो हैं अभी सही होने की कागार पे हैं या नहीं हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनका प्रभाव सीधा सीधा आप पे पड़ रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो नीचे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स आपके लिए हैं। आप इन पे कॉल कर सकते हैं, सुनील जी से चाहे तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, चाहे तो मिलने आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए फ़ोन पे बातें हो जाए, लेकिन अगर आना भी चाहे तो मोस्ट वेलकम है। तो फिर आपको पता है कि क्या आने वाला है? श्राद्ध आने वाले, और श्राद्ध को लेके जो धारणाएं हैं वो बहुत सारी हैं। सो पितृपक्ष जो है वो आ रहा है, और पितृपक्ष को लेकर लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये सामान लेना है, ये नहीं लेना है, लेन देन नहीं करना है, कितना कुछ जो है इसके बारे में बातें जो बनी हुई हैं। और इसके अलावा अगर पितृदोष कहते हैं कुंडली में आ जाए तो उसको श्रापित माना जाता है। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में भी, और मुझे लगता है कि जवाब जो है वो देने के लिए सुनील जी भी एकदम तैयार है। स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, श्राद्ध आ रहे हैं जी, और जैसे जब श्राद्ध आते हैं, ये हर साल का ऐसे ही है, लोग जो हैं वो धारणाओं के साथ चल रहे हैं। हम धारणाओं को गलत नहीं मानते, लेकिन कुछ अंधविश्वास भी इसके साथ जुड़ जाते हैं जो कि सालों से चले आ रहे हैं, और लोग इसको बदलना चाहते भी नहीं हैं। बदलना चाहिए भी नहीं अगर वो नुकसान नहीं दे रहे, लेकिन जो नुकसान दे रहे हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि लोग ऐसे ही मानी जा रहे हैं, मतलब उसका कोई आधार नहीं है। तो आज इसके बारे में ज़रूर बताइए। और दूसरी बात जो मेरा सवाल है वो ये है कि लोग डर जाते हैं जिसकी कुंडली में पितृदोष हो जी। तो इस डर को कैसे निकाला जाए? क्या इसका कोई समाधान है या ऐसे ही ज़िंदगी काटनी पड़ेगी? पुनीत जी, सबसे पहले तो आपका आभार है कि आपने आज आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब था। दरअसल बहुत लोग जो मिलते हैं वो पूछते हैं ये चीज़ कि पितृदोष में सर क्या करना चाहिए, नया सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहला मेरा आप ही से क्वेश्चन है, और पुनीत जी आपसे भी है। जब हमारे घर में बुजुर्ग होते थे, हमारे पेरेंट्स थे, हमारे दादाजी थे, दादी जी थे, या उनके भी पहले जो बुजुर्ग थे, जब आप कुछ चीज़ मार्केट से खरीद के लेके आते थे, नई चीज़, या कोई बढ़िया काम करके आते थे, या बढ़िया चीज़ परचेज करके लेके आते थे, तो क्या आपके जो बुजुर्ग थे या बड़े थे वो दुखी होते थे कि खुश होते थे? खुश होते थे। बस सिंपल सा यही जवाब है मेरा कि ये जो पितृपक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंडली के अंदर अगर पितृदोष बना हो तो लाइफ की ग्रोथ कम हो जाती है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, लाइफ में आपको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते, लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स रहती हैं, क्योंकि ये एक एंसेस्ट्रल लोन होता है, एंसेस्ट्रल ऋण होते हैं जो आपके पुरखों की वजह से आपकी कुंडली में आपको मिलते हैं, या आपके कुछ पेंडिंग कर्मस होते हैं जो आपकी कुंडली के अंदर जो है वो आ जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष में हमें ये नहीं लेना, हमें वो नहीं लेना, मार्केट ठंडी पड़ जाती है, मार्केट डाउन हो चली जाती है, गाड़ियां नहीं बिकती, गोल्ड नहीं बिकता, कपड़े नहीं बिकते, कुछ नहीं बिकता। क्यों? पितृपक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष चल रहा है। थोड़ा सा धारणा को चेंज करना पड़ेगा। मैं किसी बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनका वो समागम चल रहा था, तो वहाँ मैं सुन रहा था, मेरे हिसाब से लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए थे जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली, और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, और फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी किया और ये चीज़ काफ़ी हद तक सही पाई। उन्होंने कहा कि जब आपके बुजुर्ग थे, जब वो खुश होते थे इन चीज़ों से कि मेरा बच्चे ने ग्रो किया है, वो कोई नई चीज़ लेके आया है, कोई अच्छी चीज़ लेके घर के अंदर आया है, तो वो खुश होते थे, वो आशीर्वाद देते थे कि और तरक्की करे। ये पितृ पक्ष जो है
कहा जाता है, जो हमारी मैथोलॉजी है वो कहती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो पितृ बन चुके हुए हैं, वो धरती के बहुत करीब आते हैं और वो आके आपसे, हमसे, सबसे वो चीज़ें मांगते हैं जो चीज़ें उनको उनकी ज़िंदगी में नहीं मिली होती, या वो उनको हमें खाना देना पड़ता है, हम कपड़े देते हैं, लोगों को जो कपड़े देते हैं, हम मान्यता है कि वो उन तक पहुंचती है। तो ये पितृपक्ष के पीछे ये जो स्टोरी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ आते हैं, धरती के बहुत नज़दीक आते हैं, वो आपसे घर के अंदर आते हैं, वो आपसे वो हर चीज़ मांग रहे हैं जो उनको चाहिए होती है, आप देते भी हैं, सभी देते हैं। लोग अपने घर में ब्राह्मण बुला के खाना खिलाते हैं, खाना दे के भी आते हैं, बाहर जाके बहुत कुछ करते हैं लोग, जैसे जैसे जिस जगह की जैसी धारणा है वैसे वैसे उस हिसाब से उसको किया जाता है। लेकिन पितृपक्ष के बारे में अगर आप कहो कि इस दिन कुछ करना नहीं है, कुछ लेके नहीं आना, तो मैं इसको गलत कहूँगा, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान जब आपके पेरेंट्स, जो आपके दादाजी थे, आप जो अब दुनिया में नहीं हैं, किसी भी कारण से वो जा चुके हैं, वो पितृ बन चुके हैं, वो आपको आशीर्वाद देने आते हैं। जब हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं वो उससे देख के खुश होते हैं, वो उसे देख के आपको आशीर्वाद देते हैं। कपड़े के ऊपर बहुत बड़ी धारणा है, कपड़ा नहीं लेके आना। अगर बाई चांस कपड़ा लेके भी आप आए हैं, अगर लेके आना भी है, तो आप इसको केसर का तिलक लगा के उस चीज़ को अपने घर के अंदर लेके आ सकते हो। सपोज कीजिए, एक बड़ी छोटी सी प्रैक्टिकल सी एक बात करता हूँ। सपोज कीजिए इस पीरियड में ना आपने देखा होगा दुकानदार या शोरूम्स वाले या जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑफर्स लगा देते हैं, क्योंकि पता है इन 15 दिनों में बिक्री कम हो जाएगी, तो लोग बिक्री के चक्कर में वो जो है सेल लगा देते हैं, सस्ती चीज़ मिल जाती है, कई बार लोग खरीदते भी हैं। मेरे सर्कल में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे कलीग्स हैं जिनको मैंने कह के इस पीरियड में यहाँ तक बोला कि गाड़ी लेके आओ, और वो लेके आए। आज बहुत साल हो चुके हैं, उस गाड़ी से और 5 गाड़ियाँ बनी हैं उनकी, कम नहीं हुआ। तो ये जो आशीर्वाद वाला जो है, जो मेरा रिसर्च कह लीजिए या महापुरुषों के मुंह से सुनी हुई ये बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फैक्चुअल हैं। आपको चीज़ अगर लेनी है तो ले सकते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट चीज़ लेके आइए, उसको तिलक कीजिए, केसर का, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, कोई सरोवर का जल पड़ा हुआ है आपके घर में पवित्र, तो उसका छिड़काव करके उस चीज़ को लेके आइए। किसी तरह के वहम के अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुंडली की अगर बात करूँ, कुंडली को आप पितृपक्ष से मिक्स मत कीजिए। लोग इसको मिक्स कर देते हैं। कुंडली के अंदर पितृपक्ष अगर बन जाए, पितृदोष अगर बन जाए, पहले समझ लीजिए पितृदोष बनेगा कैसे। कुंडली के पंचम, कुंडली के सेकंड, कुंडली के पंचम, कुंडली के नवम भाव भाग्यस्थान, कुंडली के 11वें, कुंडली के 12वें घर में राहु बैठा हो, पितृदोष फॉर्मेशन हो जाती है। राहु शनि का कॉम्बिनेशन किसी भी घर के अंदर क्लोजली कंजक्ट हो तो पितृदोष बनता है। ऐसी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहती है। ऐसा इंसान हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा, उसको जो फ्रूट है वो नहीं मिलता। और ये इंसेस्ट्रल पेंडिंग ऋण होता है जो आपकी कुंडली के अंदर आपको परोसा गया, आपकी कुंडली में कुदरती आपकी कुंडली के अंदर आ गया। जब आपका बर्थ हुआ, राहु शनि कंजक्ट थे एक दूसरे के साथ, और इस टाइम आपका बर्थ हो गया, वो पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर बन के आ गया। तो वो चीज अलग है। उसके उपाय जो हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा क्या करने चाहिए। 4 से 5 उपाय आपको बताऊंगा, जो आप करिएगा आपको इस चीज से निजात मिलेगी कि पितृदोष जो है आपकी कुंडली में अंदर जो टेंशन दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उससे आपको निजात मिलेगी। पर पितृपक्ष जो आ रहा है, जो अभी 2 सितंबर को शुरू होने जा रहा है, इसके अंदर आपको कोई वहम नहीं करने की जरूरत है। वहम ना कीजिए। वहम का कोई इलाज नहीं है। हर चीज की मर्ज बनी है, हर चीज की दवा बनी है। वहम का कोई इलाज नहीं है। इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो आपकी ग्रोथ, आपकी जो आगे ये जो जनरेशन आ रही है, ये जनरेशन जो है इन चीजों को मानने वाली नहीं है। समय से आपको बदलना पड़ेगा, बदलना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शास्त्रों के अगेंस्ट हमने चलना है, हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही चलने के लिए कह रहा हूं। समय के साथ चेंज बड़ा जरूरी है। बच्चे नहीं मानने वाले, इससे पहले कि वो हाथ खड़े कर दें कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा चेंज लेके आइए। कोई चीज लेके आनी है, लेके आइए, तिलक कीजिए, उसको घर में यूज करना शुरू कीजिए। वो चीज मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि उसमें आपके पितरों का आशीर्वाद साथ में जुड़ चुका है। वो चीज आगे और मल्टीप्लाई होगी, खुशी और मल्टीप्लाई होगी। तो उसको आप लेके आइए बिना किसी वहम के, बिना किसी डर के। तो बहुत सारे वहम जो हैं इस दौरान हम कर रहे हैं, बहुत सारे वहम हम सालों से करते आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इसमें कोई धर्म की बात भी नहीं। अब तो ये धारणा इतनी फेमस हो गई है कि जो गैर हिंदू भी हैं, जो हिंदू भाईचारे के लोग नहीं भी हैं, वो भी ये चीज़ मानने लगे हैं कि श्राद्ध है तो हमें कोई भी शुभ काम जो है वो नहीं करना, किसी घर में प्रवेश नहीं करना, कोई कपड़ा नया नहीं लेके आना। अब इसके अलावा जो दूसरा सवाल था मेरा, वो ये था कि अब जो आपने बोला, आपने एंसेस्ट्रल ऋण के बारे में बोला, उस कर्जे के बारे में बोला, आपने बोला कि ये बात सच है कि ग्रोथ जो है वो रुकती है अगर कुंडली में पितृदोष हो तो।
ये पितृदोष जो है इसको ज्योतिष के नजरिए से कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं और इसको सही कैसे किया जा सकता है? क्या कोई तरीका है इसको सही करने का? पुनीत जी, अब मैं आपको आज ही इसका अभी इस मंच पे ही मैं आपको 4 से 5 इलाज दूंगा इसके, कि आपको ये इलाज नहीं है, ये रेक्टिफिकेशंस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ज्योतिष करते हुए मुझे कम से कम 14-15 साल हो चुके हुए हैं। मेरी जिंदगी का तजुर्बा इतना जुड़ गया इन चीजों के साथ। मेरी एज चाहे कम हो, मेरे सामने कोई बुजुर्ग बैठा है, उसकी उम्र ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस लाइन का तजुर्बा जो मैंने इकट्ठा किया वो उसका निचोड़ मैं बता रहा हूं आपको। जब हम पितृदोष की बात करते हैं, बड़ी नेचुरल सी बात है, पितृदोष कुंडली में हो, उस घर को इफेक्ट करता है जिस घर में ये दोष बन रहा हो। उस पर्टिकुलर एरिया में जाके वो हिट करेगा जहां पे वो पितृदोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपकी कुंडली में अगर सपोज कीजिए 10वें घर में पितृदोष बना हुआ है, आपको एक टाइम पे ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वो आपको फॉल बैक करेगा, वो आपको हिट करेगा, वो आपको नीचे गिरा के वापस लेके आएगा। अगर आपकी कुंडली के कुटुंब भाव में 2nd हाउस में अगर पितृदोष बन गया तो आपको वो भी हिट करेगा, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा, आपके पैसे को स्टेबल नहीं होने देगा, उसकी स्टेबिलिटी को खराब कर देगा। कुंडली के अगर सपोज कीजिए 6ठे घर में आपके पितृदोष बना हुआ है, नेचुरल कुंडली, काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूं, तो वो 6ठे घर का जो ऋण है, शत्रु एक्टिव रहेंगे, ऋण एक्टिव रहेगा, आपकी बीमारी एक्टिव रहेगी, लिटिगेशंस एक्टिव रहेंगी, कॉमन सेंस काम करना बंद कर देगी। ये चीजें आपको आमतौर पे देखने को मिलेंगी। तो पुनीत जी, ऋण, आप ऋण की बात कर रहे थे कि पेंडिंग ऋण होते हैं। देखिए, हमारे सबके ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर हर इंसान के ऊपर एक कर्जा है, हमारे ऊपर इस सृष्टि का ऋण है। हम सांस ले रहे हैं, हम सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हम पेड़ों से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये आपके ऊपर कर्जा है सृष्टि का, और नेचर का जो कर्जा है ये हमें पे बैक करना पड़ता है। ये कैसे पे बैक करना है, इसका उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, इस सृष्टि को पे बैक है। ये जो अभी पितृपक्ष आने वाला है, इसमें ये उपाय आप कीजिएगा। ये हम सृष्टि को, नेचर को, हम वो चीज रिवर्स करके देंगे जो हमने उनसे ली है। हमने हवा ली, हमने ऑक्सीजन ली, हमने पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ली, हम उसके रिसोर्सेज यूज करते हैं, हम लकड़ी काट के फर्नीचर तैयार कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके उस चीज़ों को यूज कर रहे हैं। लेकिन आज जो टाइम आ रहा है, ये जो पितृपक्ष आ रहा है, ये पे बैक का टाइम है। आपने सृष्टि से लिया, साल भर, जिंदगी भर लेना है, साल भर लिया, जिंदगी भर लेना है, तो इसको आप, आज मौका है कि आप इसको रिटर्न बैक कैसे करें। आपको बड़े तरीके से मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। ये मैं 4-5 कैटेगरीज कवर करने जा रहा हूं जो आपको इस टाइम पे ये उपाय करने हैं। पहला सबसे काम, अब पितृपक्ष 2 तारीख को स्टार्ट होने जा रहा है, 2 सितंबर को। जिनके लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, वो लोग मंदिर में या बाहर जाके आम का पौधा लगा के आए। दिन बुधवार का होगा, आम का पौधा लगा के आए। नंबर 1, जिनके को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जिन लोगों को हेल्थ को लेके बीमारियां लग रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो ठीक करवा रहे हैं, कोशिश करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, वो लोग जाके नीम का पौधा लगा के आए। कहां लगा के आना? ये मंदिर में नहीं लगाना, ये कहीं बाहर लगा के आइएगा। नीम जो है, ये आयुर्वेद में इसकी, ये मेडिसिन के तौर पे इसको यूज किया जाता है, इसकी बहुत मदद ली जाती है, बहुत बीमारियों को लड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये पौधा आप लगा के आइए। जिन लोगों को मैरिटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, जिंदगी में, जिनको शादी से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो जाके पीपल का पौधा लगा के आए। नीम का पौधा शनिवार लगाइएगा, पीपल का पौधा गुरुवार को लगाइएगा। इसमें अब कोई आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है। टाइम का कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइम जाके आप लगा के, सुबह लगाइए, दोपहर को लगाइए, रात को लगाइए, पूरा पितृपक्ष चल रहा है, इसमें आप किसी भी टाइम जाके ये पौधे लगाइएगा। जिनको बहुत ज्यादा मैरिटल प्रॉब्लम है वो पीपल का पौधा लगाएंगे, जिनको हेल्थ इश्यूज हैं वो जाके नीम का पौधा लगाएंगे, और जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है वो जाके आम का पौधा लगाएं। आप खुद देखिएगा, ये पितृपक्ष, आपके पितृ आपको कैसे आशीर्वाद देते हैं, ये सृष्टि आपको कैसे पे बैक करती है, ये सृष्टि आपको कैसे आशीर्वाद देती है। ये सही टाइम है आपके उपाय का, और ये सही टाइम है आपको आपकी लाइफ में वो उस प्रॉब्लम से बाहर आने का जो आपको बहुत तंग कर रही है। तो कितनी सही बात और सरल उपाय जो हैं वो बताए गए हैं, क्योंकि समाधान जो हैं वो अक्सर ये होता है कि वैसे तो प्रोग्राम हमारा समाधानों के ऊपर ही होता है, लेकिन जो सुपर टिप्स होती हैं वो प्रोग्राम के अंत में दी जाती हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे प्रोग्राम में आपको टिप्स ही टिप्स मिल रही हैं, और वो टिप्स मिल रही हैं जो वाकई ही काम करेंगी। अब मुझे लगता है कि हम ज़्यादा देर नहीं करें, वक्त मिलेगा तो वापस इस पर ज़रूर आएंगे। लेकिन गुड लक रिपोर्ट आज हमारे जो लकी व्यूअर हैं
वो हैं पूरव चंद्र हैं, ये वेस्ट बंगाल से हैं और इनकी एज जो है 52 इयर्स जो हो चुकी है। तो ये कह रहे हैं सुनील जी, पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मैं पता नहीं कैसा सवाल कर रहा हूँ आपसे इस उम्र में आके, लेकिन मुझे ये पता है क्योंकि आप ज्योतिष तो हैं, लेकिन मैं आपको एक लाइफस्टाइल गुरु भी मानता हूँ, तो आप मेरी बात ज़रूर समझेंगे। इस वजह से मैं आपको ये लिख रहा हूँ, गुड लक रिपोर्ट तो चाह ही रहा हूँ, लेकिन साथ में कुछ चंद लफ्ज़ जो कि मुझे बकअप करें, मुझे मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा चार्म लेके आएँ, क्योंकि ये लिख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी चार्म नहीं है, जब से पैदा हुआ संघर्ष ही देखा, जो काम किया कामयाबी नहीं मिली, सुख मिला ही नहीं, 52 साल का हो गया हूँ लेकिन ज़िंदगी में कुछ हैपनिंग नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें, क्या करूं, लाइफ अच्छी नहीं लगती। पूर्वचंद्र जी नमस्कार। और जो आपकी कुंडली अब मैं स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं, ये इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपको समझ आएगी कि आपकी लाइफ में जो आपने कहा कि खुशी आपने नहीं देखी, प्लस लोगों को समझ आएगा कि कुंडली जो है ये कोई चीज़ को पिन अप करना हो, किस चीज़ को डायग्नोज करना हो तो कैसे किया जाता है। कुंडली स्क्रीन पे चल रही है, आप स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी कुंडली जो है कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन में कुंभ के मालिक जो होते हैं वो बनते हैं शनि, और आपकी कुंडली के अंदर शनि 3rd हाउस में मेष राशि में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे शनि विराजमान है, शनि बैठे हुए हैं, एंड दैट इज वक्री रेट्रोग्रेड शनि आपकी कुंडली के अंदर है, जो कि सबसे पहला संघर्ष का पहला पॉइंट है आपका। एक तो शनि, ऊपर से वक्री, ऊपर से मेष राशि के नीच के, पहला वीक पॉइंट कुंडली के अंदर यहां बना। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि इसमें कुंडली के अंदर बहुत कुछ होता है, दशाएं घटती हैं, हैपनिंग्स जो है वो दिशाओं के हिसाब से होती है। ये जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ये तो मैं आपके नेटल चार्ट से आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि मोटा मोटा लाइफ में आपकी क्यों आपकी हैप्पीनेस गायब रही। नंबर 2 पॉइंट पे आऊंगा, शुक्र की पोजीशन देखिएगा कुंडली के अंदर। शुक्र आपके सुख भाव के स्वामी हैं, यानी कि 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और 4th हाउस का लॉर्ड का 8th घर में बैठना, अष्टम घर में बैठना, नीच का होके कन्या राशि में बैठा हुआ है। ये लाइफ के चार्म को खत्म कर देता है, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस को खत्म कर देता है। ऐसा इंसान, मेरा तजुर्बा है कि ऐसा इंसान जिंदगी में कब खुल के हंसा उसको याद ही नहीं होता, क्योंकि लाइफ में से स्ट्रगल, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। ये 2 मेजर पॉइंट आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नंबर 3, आपके मन के कारक, जिसको चंद्र कहा जाता है, जो मन के कारक हैं, 6ठे घर में अपनी राशि में पड़े हुए हैं। अपनी राशि में पड़े होके भी ये वीक हो चुके हैं, क्योंकि इनकी डिग्री जो है वो 26.01 डिग्री है, और ये 6th हाउस में रोग, ऋण, शत्रु, चिंता के घर में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें, 3 चीजें मैंने आपको मोटी मोटी बताई हैं, ये बहुत मतलब काफी हैं आपकी लाइफ में से हैप्पीनेस खत्म करने के लिए। आपकी लाइफ ये कुंडली कालसर्प के अधीन आती है, क्योंकि कालसर्प योग कोई योग है नहीं शास्त्रों में, लेकिन ये वर्क करता है। तो ये भी चौथा कारण है आपकी कुंडली में हैप्पीनेस गायब करने का। स्ट्रगल तो आपको आपके लग्नेश ने करा दी। मैं हमेशा एक चीज बात बोलता हूं, जब लग्नेश वीक होता है सारी कुंडली वीक हो जाती है। लग्नेश के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लग्नेश आप खुद हो, आपका सर्वाइवल, आप खुद, आप लग्नेश हो। लग्नेश आपका जो लॉर्ड है वो वीक हो जाता है, तो यही पोजीशन बनती है जैसे कि इन्होंने अपने हूबहू बयान किया है। लाइफ में से हैप्पीनेस कम होके स्ट्रगल जो है बढ़ जाती है। हर प्लेनेट के आप पास एक अलग डिपार्टमेंट है। शनि के पास अगर आपका कर्म है तो शुक्र के पास उस कर्म की हैप्पीनेस है, उस कर्म का सुख है। आपकी कुंडली के अंदर शनि वक्री, शनि नीच, शनि 3rd हाउस में एफर्ट्स के घर में बड़े हुए हैं, लगन लॉर्ड हैं, और वो आप पहले कंफर्टेबल नहीं है। शुक्र जो है वो अष्टम घर में पड़े हुए हैं नीच के होके, तो आप हैप्पीनेस को एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते अपनी जिंदगी में। अब इसका हल क्या रहेगा वो आपकी रिपोर्ट में आपको, क्योंकि इसके उपाय हैं 8-10 उपाय होंगे जो आपको करने हैं। 5-6 उपाय तो ऐसे आपके चल के खत्म हो जाएंगे। कुछ उपाय आपके हैं जो आपको थ्रू आउट लाइफ, आपकी जिंदगी, जब तक आप जिंदगी में हैं तब तक आपको करने पड़ेंगे, आपके हैप्पीनेस को रिवाइव करने के लिए, चलाने के लिए। तो ये आप उपाय कीजिएगा। रिपोर्ट आप जो मिलेगी आपको पढ़ के इसको उपाय को कीजिएगा। आपको लाइफ में हैप्पीनेस की जो कमी है वो कुछ हद तक आपको बेटर होती हुई दिख जाएगी। सुनील जी, एक बात मुझे अच्छी लगी, नॉर्मली ऐसा होता है कि 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद इंसान को लगना शुरू हो जाता है, मतलब वो चार्म का मतलब ही भूल जाता है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि ये इस बारे में सोच रहे हैं, अब भी इस उम्र में भी उनको लगता है कि जितनी भी उम्र है अब कम से कम वो तो सही कर। पुनीत जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपकी बात से की बात याद आ गई मेरे को। मेरे पास एक बुजुर्ग आए 80 ईयर्स के। अब यकीन कीजिएगा, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना जी, वो बुजुर्ग बहुत हेल्दी थे। आज आप किसी 80 साल के बंदे को देखिएगा, किसी 80 साल के इंसान को देखेंगे ना, वो बड़े एक्टिव हैं। क्यों?
उनकी जो खुराक थी, उनकी जो डाइट थी, बहुत ज़्यादा नॉन सिंथेटिक थी, उसमें मिलावट नहीं थी। अगर देसी घी था तो सही मायने में देसी घी था, वो देसी घी उन्होंने खाया हुआ है। अगर दूध था तो प्योर दूध था। आजकल तो गाय को इंजेक्शन है, गाय को इंजेक्शन लग के हम दूध यूज कर रहे हैं, दूध के अंदर ऑलरेडी मिक्सिंग हो रखी हुई है, तो हर चीज में मिलावट है। उन्होंने जो खुराकें खाई हुई हैं, बहुत ही ज्यादा खालिश खुराकें उन्होंने खाई हुई हैं, आज की डेट में वो सर्वाइव कर रहे हैं। और हमसे यंग, अगर 30 साल का, 35 साल का कोई यंग अगर बच्चा कोई है, कोई इंसान है, तो उनसे भी ज्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके अंदर एनर्जी है। मैं किस्सा सुना रहा हूं, थोड़े दिन की बात है, पहली बात है कि 80 साल के बुजुर्ग मेरे पास आके सिर्फ मुझे उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, स्ट्रगल कर लिया, पैसा कमा लिया, बच्चे सेटल कर दिए, एक बेटा मुझे आपसे बात पूछनी है कि मेरी जो लाइफ बची है वो मैं ढंग से काट लूंगा, कोई बीमारी तो नहीं लगेगी। ये जिंदा दिली का मतलब है कि जो इंसान ये कह दे कि मैं बूढ़ा हो गया, वो उस दिन बूढ़ा हो गया। और यहाँ 40 साल के लोग ऐसे बैठे हुए हैं, 35 साल के लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आगे कहते हैं सर हम तो हिम्मत हार चुके हैं, हमारे पास तो अब दिल नहीं करता हम जिंदगी में आगे सर्वाइव भी करें, हम रहें भी, तो हम तो सर हार चुके हैं। और यहाँ 80 साल का बुजुर्ग आके मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या मेरी जो जिंदगी बाकी बची है वो सही से कटेगी। ये जिंदा दिली की बात है। जो इंसान जिंदा दिल है वो इंसान आखिर तक अपनी जो है लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करता है। ये उनमें से ही एक हैं पूर्वचंद जी, जिन्होंने हमें ये मेल लिखी है। इन्होंने ये अपना मैसेज हमें कन्वे किया है कि मैं जो खुशी नहीं देखी है, ये खुशी ढूंढ रहे हैं। चाहे इनकी एज 1968 का बर्थ है इनका, चाहे इनकी एज जो है वो इस पड़ाव पे आ चुकी है कि इनको अब रेस्ट करनी चाहिए, बट इन्होंने जो है जिंदा दिली का साथ नहीं छोड़ा। तो मेरा प्रॉमिस है आपके साथ पूर्वचंद जी कि आपको जो रेमेडीज दूंगा वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तो कम से कम पैदा जरूर कर देंगी। आप बस उनको ढंग से, जिस तरीके से लिखा गया है, जिस टाइम पे करने के लिए कहा, उसको आप कंप्लाई करके कर लीजिएगा। तो सुनील जी, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो जिंदा दिली की बात हमने की, तो हमारा जो ये पूरा एपिसोड था वो श्राद्धों के ऊपर था, क्योंकि श्राद्ध जो है वो आ गए हैं। तो जाते जाते सुपर टिप तो हम देंगे ही, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, लेकिन जाते जाते एक सवाल जो मेरा, हमने अब तक श्राद्ध किए, हमने पूजा पाठ किए, हमने सब कुछ किया, इस बार का श्राद्ध जो है वो कैसे करें, क्या करें? देखिए, श्राद्ध आप ये मत देखिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। अगर एक जनरल सी चीज़ बताने लग जा रहा हूँ सभी के लिए, जिनको लग रहा है कि पितृ दोष की वजह से या पितरों की उनसे पितर नाराज हैं, केवल पितर नाराज हो जाते हैं, लाइफ में खुशी खत्म हो जाती है। तो जब ऐसा आपको फील हो रहा है, आपको फीलिंग आ रही है, घर के अंदर आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, आपके घर के ऊपर कबूतर बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक निशानी है, बहुत ज़्यादा कबूतर घर के अंदर आ रहे हो तो पितृपक्ष जो पितृ दोष है वो बहुत एक्टिव रहता है घर के अंदर। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, नेगेटिव चीज़ें फील हो रही हैं, आपके सपने में बार बार बुजुर्ग आ रहे हैं जो नहीं है, वो आपके आके कुछ मांग रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही हैं तो आप अपने घर में एक किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उनको जो भी आपने, जितनी आपकी समर्था है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उनको आप खाना खिलाइए, दक्षिणा दीजिए, कपड़े दीजिए, कुछ बर्तन दीजिए साथ में, ठीक है, ये आप कीजिएगा। और इससे करने के बाद जब वो ब्राह्मण जाने लगते हैं, उनके पाँव को हाथ लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पंडित जी इस टाइम में बहुत बिजी हैं, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान पंडित जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि इनको बहुत लोगों ने इन्विटेशन दिया होता है खाना खाने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा, पॉसिबल नहीं है, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, किसी भी दिन पितृपक्ष में किसी भी दिन आप किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाइए, खाना दे के आइए, और जो इंसान आपको जानता ना हो, जो आपसे अननोन हो, बेगर हो सकता है, भिखारी जो होते हैं मांगने वाले, उनको आप दे सकते हो, कोई काम करने वाला लेबर का बंदा आप उसको दे सकते हो, आपके घर में कोई काम करने आ रहा है उसको भी दे सकते हैं। कोशिश वैसे कीजिएगा कि आप किसी अननोन को दें, और ये आपने किसी भी दिन करना है, सुबह कर लीजिएगा। दो चीज़ें इसमें बहुत ख्याल रखिएगा, इसमें जो आप खाना देंगे कोशिश कीजिए खाना आपका घर का हो, आपके घर का मटेरियल सारा यूज़ किया हो, और दूसरा इसमें खीर जरूर डालिएगा, खीर इसमें ऐड कीजिएगा, प्लस इसमें कॉलीफ्लावर, गोभी की सब्जी जरूर दीजिएगा। ये बाकी की जो मर्जी सब्जी बना के आप दे दीजिए, ये दो चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी जो है इंपॉर्टेंस है, खीर की और जो सब्जी है ये कॉलीफ्लावर की, ये आप उनको देंगे तो आपकी काफ़ी कष्ट जो है वो कट जाएंगे। तो आज की सुपर टिप क्या कहती है? सुपर टिप भी आज पुनीत जी मेरी इसी के साथ जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली में पितृदोष हो या ना हो, एक काम कीजिएगा, ये जो 15 दिन रहेंगे, 15 दिन सुबह आपने कोई मॉर्निंग में सुबह उठ के आप कोशिश कीजिए बिना कुछ खाए पिए पानी लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालिए, पानी आपका मीठा हो जाएगा। मीठे पानी को आपने बरगद की जड़ पे जो है चढ़ा के आना है। रोज सुबह उठिए,
जाके मीठा पानी लेके बरगद की जड़ पे चढ़ा दीजिए, पितृदोष शांति आपको खुद फील होगी। तो मुझे लगता है कि सुनील जी ने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, और जो सवाल आपके नहीं भी थे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उसके बारे में भी आज आपको बातें जानने को मिली हैं। तो इसी के लिए है एस्ट्रो ओपीडी कि उम्मीद तो जो आप करते हैं वो पूरी होती है, लेकिन उम्मीद से दुगना भी जब मिलता है तो फिर किसी को बुरा नहीं लगता। सब यही चाहते हैं कि हम ये एपिसोड देखते रहें और हमारी नॉलेज भी बढ़ती रहे और इसको हम अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करते रहें। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।